कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी फैमिली के साथ जिसमें 4 सिबलिंग्स हैं। ये एक साथ पैदा हुए हैं। सबसे बड़े हैं आर्यन, दूसरा वाला है तैंग सॉन्ग और तीसरा वाला है किम मिन। इन तीनों की एक छोटी बहन भी है जो कि सबसे छोटी है, उसका नाम नारा है। इनके पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत खुश हैं। एक दिन उनके बर्थडे पर उनसे पूछा जाता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। आर्यन बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ ताकि अपना मुल्क सुधार सकूँ। तैंगसोंग बोलता है कि मुझे बहुत सारे स्टिकर्स खरीदने हैं। किमिन बोलता है कि मैं एक अलग रूम चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो। लेकिन नारा कहती है कि मॉम के लिए हम चारों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मॉम की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। पर मॉम की विश ये है कि इनके बच्चे हमेशा हेल्दी और खुश रहें। कहानी कुछ साल आगे चली जाती है। अब इन सब की एज 19 साल हो गई है। एक सुबह जब आर्यन जॉगिंग करने घर से निकलता है तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की इनके नेबरहुड में शिफ्ट होके आई है जिसका नाम जिया है। आर्यन को लगता है कि वो लड़की इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, इसी वजह से वो उससे बातचीत करना चाहता है और उसकी हेल्प भी करना चाहता है। लेकिन जिया उससे बोलती है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई अजनबी मेरी चीज़ों को छुए। ये तो इसे इग्नोर करके चली गई। आर्यन जिया का रूड बिहेवियर देख शॉक्ड हो जाता है और घर वापस आके अपने पेरेंट्स को बताने लगता है कि एक अजीब सी लड़की हमारे बाजू वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होके आई है। किमिन पूछता है कि भाई क्या वो लड़की खूबसूरत है। पापा जी कहते हैं कि बेटा खूबसूरत तो सिर्फ तुम्हारी माँ है। किमिन जो कि एक एथलीट है बिना नाश्ता किए स्कूल की तरफ भागता है। घर से निकलते ही इसकी नज़र जिया पे पड़ती है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है। लड़का तो फ्रीज हो गया। जब लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो खूबसूरती को सह नहीं पाता और घबरा के फोटो फ्रेम ही तोड़ देता है। फिर क्या ये जिया से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊँगा। वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं इसे फेंक दूंगी। इसने लड़के को भगा दिया। दूसरी तरफ तैंग सॉन्ग को दिखाया जाता है जो बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि तैंग सॉन्ग किसी से बात नहीं करता, हमेशा खामोश रहता है और इसी वजह से इसकी पूरी फैमिली परेशान है। शाम को जब जिया कचरा फेंकने आती है तो वो आर्यन को स्मोकिंग करते हुए देख लेती है। लड़का तो घबरा गया। लड़की के सामने इसका इम्प्रेशन जो खराब हो गया। एक तो लड़की नखरेली, ऊपर से इसकी आदतें बिगड़ी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें पता चलता है कि जिया के पेरेंट्स डिवोर्स याफ्ता हैं। इसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली और वो अब प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि तीनों भाई एक ही क्लास में हैं। आज एक नई नवेली लड़की दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके आई है। टीचर उसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है। अरे ये तो जिया है। तीनों भाई शॉक्ड हैं। इनकी गुस्सेल नेबर अब इनकी क्लासमेट बन गई। आर्यन बोलने लगता है कि भाई ये तो हमारी पड़ोसन है। किमिन बोलता है कि हाँ यार, वैसे ये लड़की बड़ी खतरनाक है, बच के रहना। आर्यन जो कि क्लास का प्रेसिडेंट है, टीचर इससे बोलती है कि ये जिया को स्कूल के बारे में सब कुछ बताए, इसे थोड़ा घुमाए फिराए। टीचर की बात मानते हुए आर्यन जिया को अपने साथ ले जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। पर लड़की बोलती है कि हो गया तेरा, अब मैं वापस जाऊं। आर्यन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जिया गुस्सा होकर बोलती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी हेल्प करो। तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो, टीचर ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। बाय। लड़की चली गई। नेक्स्ट सीन में जब जिया क्लास में वापस लौटती है तो वहाँ पे सिवाय शान सॉन्ग के कोई नहीं बैठा होता। वो पूछने लगती है कि ये सब कहाँ गए। अब इसे क्या मालूम कि ये लड़का कुछ बोल नहीं सकता। लड़की इसका डेस्क बजा के पूछती है कि ये सब कहाँ गए। शान सॉन्ग कुछ नहीं बोल पा रहा, ये तो अपने मोबाइल पे टाइपिंग करने लगा।
एक दूसरी क्लासमेट आके बताने लगी कि सब म्यूजिक क्लास में गए हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। ये इसके साथ चली गई। क्लासमेट जिया को बताने लगती है कि 1 साल हो गया हमने तैंग सॉन्ग के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। शायद लास्ट ईयर कुछ बुरा हुआ था जिसके बाद उसने बोलना छोड़ दिया। तैंग सॉन्ग क्लास में अकेला बैठा है, इसे अपनी बहन की याद आ रही है। जैसा कि ड्रामे की शुरुआत में हमने बताया था कि इनकी एक बहन भी थी। अब वो कहाँ पे है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। स्कूल के बाद जब जिया रेस्टोरेंट में लंच करने जाती है तो उसे पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ऑनर तो उसका डैड है। काफ़ी सालों बाद इसने अपने डैड को देखा पर डैड ने तो इसे पहचाना तक नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जिया 8 साल की थी तो तब उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे। प्रेजेंट में हमें ये पता चलता है कि जिया के डैड ने दूसरी शादी कर ली है। अब उनकी एक बेटी भी है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। ये सब देख जिया तो दुखी हो गई, बिना कुछ खाए वापस जाने लगी। तभी किम मिन और आरएम वहीं पे आते हैं। जिया का रूड बिहेवियर आरएम को अच्छा नहीं लगा। वो इसे रोककर पूछने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या? जिया बोलती है कि तुम तो बड़े शरीफजादे हो जो हर सुबह स्मोकिंग करते फिरते हो। अच्छा बनने की कोशिश मत करो। मैं बुरी हूँ या फिर तुम बुरे हो, खुद से पूछ के देखो। बाय। जब जिया घर पहुंचती है तो तभी उसका स्टेप डैड पहले से वहां पे खड़ा होता है। ये तो बड़े गुस्से में है, बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। स्टेप डैड जिया को बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन जिया इन्हें कोई जवाब नहीं देती, वो बिल्कुल खामोश रहती है। जब जिया की मॉम वहीं पे आती है तो स्टेप डैड अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोलने लगते हैं कि मैं तो बस जिया को बोल रहा था कि ये हमारे साथ डिनर करने चले। मॉम जिया से बोलती है कि बेटा तुम चलो ना। वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज फिर कभी यहाँ मत आना, ओके। ये बात बोल के जिया जाने लगी। ये सब बातें तैंग सॉन्ग ने भी सुन ली। फिर जिया एलिवेटर में जाती है, तैंग सॉन्ग भी इसके साथ है। 4th फ्लोर तो आ गया लेकिन जिया लिफ्ट से नहीं उतरी, ये तो रूफ टॉप पे जा रही है। तैंग सॉन्ग को एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसा इसकी बहन के साथ हुआ था कहीं वैसा फिर ना हो जाए। ये फौरन से भागते हुए रूफ टॉप जाने लगता है। जिया अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी है, हर कोई इसे बोझ समझता है, अब ये जीना नहीं चाहती। ये तो किसी भी समय छत से छलांग लगा के अपनी जान ले लेगी। इससे पहले कि ये कूद पड़ती तभी तैंग सॉन्ग वहीं पे आके इसे रोकता है और हक कर लेता है। इसने लड़की को बचा लिया। जिया इससे बोलने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अरे वाह, इसका मुंह तो खुल गया, ये तो बोलने लग गया। जिया सोचती है कि पहले पागल पड़ोसी कम थे, जो ये भी आ गया। फाइनली फ्लैशबैक से हमें ये बात पता चलती है कि तैंग सॉन्ग की बहन मर चुकी है, उसने खुद अपनी जान ले ली थी। आखिर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। प्रेजेंट में जब जिया जाने लगती है तो तैंग सॉन्ग इससे बोलता है कि क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है, बताओ तुम क्यों मरना चाहती हो। वो जवाब देती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मैं जो करूँ मेरी मर्जी, तुम्हें क्या। तैंग सॉन्ग बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो आसानी से गिव अप करके अपनी जान ले लेते हैं। ज़रा सोचो तुम्हारे बाद उन लोगों का क्या होगा जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिया बोलती है कि किसी को मेरी फिक्र नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये बात बोल के जब जिया जाने लगती है तो तभी तैंग सॉन्ग इसे रोकता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, प्लीज तुम मत मरो, जिंदा रहो। आरएम की मॉम जिया को तरबूज देने आती है पर जिया उनसे कहती है कि मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं ये ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। जिया तरबूज उन्हें वापस कर देती है। मॉम हैरान होती है कि इतनी छोटी लड़की अकेली कैसे रह लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया स्कूल जाने लगती है तो तैंग सॉन्ग उसे फॉलो करने लगता है। जिया उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तैंग सॉन्ग बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ, हम दोनों का स्कूल एक ही तो है।
जिया ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो खामोशी से आगे बढ़ने लगती है। टैंग सॉन्ग इसे फॉलो कर रहा है, इसका तो एक ही मकसद है, ये इसे मरने नहीं देगा। दूसरी तरफ आरएम को जिया का फोटो फ्रेम मिलता है। अब जाके इसे पता चला कि बर्गर शॉप वाला बंदा तो जिया का डैड है, इसे ये सीक्रेट पता चल गया। टैंग सॉन्ग जिया का पीछा करते हुए स्कूल पहुंच जाता है। क्लास में आरएम जिया से पूछता है कि कल मेरी मॉम तुम्हारे पास आई थी ना। जिया जवाब देती है कि हाँ, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं स्मोकिंग का राज तुम्हारी मॉम को बता दूंगी? चिंता मत करो, मैं किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाती। चल अब निकलो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। एक क्लासमेट जिसका नाम यूना है, वो आरएम को लाइक करती है। जब ये आरएम को जिया से बातें करते हुए देखती है तो बहुत जेलस हो जाती है। देखते हैं ये लड़की जिया के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाली है। नेक्स्ट सीन में जब जिया अकेली बैठी लंच कर रही होती है तो तभी तीनों भाई आके उसके साथ बैठ जाते हैं। जिया तो कंफ्यूज्ड हो गई। ये देख यूना भी जल उठी, इसकी जेलसी और ज्यादा बढ़ गई और वो सबको बताने लगी कि मैंने सुना है कि जिया को पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था। ये बात सुन दूसरी लड़कियां जिया से पूछने लगती हैं कि क्या ये सच है, तुम्हें क्यों निकाला गया था? जिया उन्हें जवाब देती है कि तुम अपनी दोस्त से ही पूछ लो, उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाना पसंद है। ये बात बोल के जिया बिना कुछ खाए वहां से चली जाती है। आरएम जिया का पीछा करते हुए उसके पास जाता है। जिया उससे कहती है कि तुम भी मुझे कुछ सुनाने आए हो क्या? आरएम जवाब देता है कि मैं तो कुछ और ही पूछने आया हूँ, उस बर्गर शॉप के ऑनर तुम्हारे डैड है ना? ये बात सुन के जिया हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद वो पूछने लगती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? आरएम जवाब देता है कि मैंने तुम्हारा फैमिली फोटो देखा। जिया कहती है कि तुम किसी को मेरी पहचान के बारे में मत बताना, बदले में मैं तुम्हारी स्मोकिंग का राज किसी को नहीं बताऊंगी। डील पक्की? जिया उससे प्रॉमिस लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ स्कूल के बाद जब जिया घर वापस आ रही होती है तो फिर से टैंग सॉन्ग उसे फॉलो करने लगता है। जिया भागती है, टैंग सॉन्ग भी इसके पीछे भागने लगता है। वो रुकती है तो लड़का इससे टकरा जाता है। जिया गुस्से में पूछती है कि तुम भाइयों की प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली यू, तुम मुझे हर वक्त फॉलो क्यों करते हो? टैंग सॉन्ग कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि अब से मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। जिया नाराज होके कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगी? मेरी जैसी लड़की जिसका ना कोई परिवार है और ना कोई दोस्त, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तुम एक हैप्पी फैमिली में पैदा हुए हो, तुम क्या समझोगे कि मैं क्या फील करती हूँ, इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, ओके? इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है। इत्तेफाक से इनकी बातें आरएम और किम मिन ने भी सुन ली। अब जाके इन दोनों को पता चला कि इनका भाई तो बोल सकता है। किम मिन बोलता है कि रुक साले, हम अभी तेरी खबर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जिया सुपरमार्केट जाती है तो वहाँ पे क्लासमेट बोरा से उसकी मुलाकात होती है। जिया उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि टैंग सॉन्ग बोल नहीं सकता, लेकिन उसने तो मुझसे बात की। क्लासमेट कहती है कि अच्छा हुआ अब वो बोल सकता है। टैंग सॉन्ग के बाद ना करने की वजह से नारा की फैमिली बहुत परेशान थी। जिया उससे पूछती है कि नारा कौन है? क्लासमेट कहती है कि टैंग सॉन्ग की जुड़वा बहन। 1 साल पहले नारा ने खुदकुशी कर ली थी। ये बात सुनकर जिया शॉक्ड सी हो जाती है। अब जाके इसे पता चला कि आखिर टैंग सॉन्ग इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ किम मिन अपने भाई टैंग सॉन्ग पर चिल्ला रहा है। कहने लगता है कि अगर तुम बोल सकते थे तो फिर तुम इतने दिन चुप क्यों रहे, तुमने किसी से बात क्यों नहीं की? किम मिन अपने भाई पे बेहद गुस्सा है, ये उसे मारने लगता है। आरएम इसे रोकने की कोशिश कर रहा है पर किम मिन नहीं रुक रहा। टैंग सॉन्ग रोते हुए कहने लगता है कि मैं मॉम डैड को कैसे बताता कि नारा मेरी वजह से मरी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस दिन नारा टैंग सॉन्ग से कुछ कहना चाहती थी, पर तब टैंग सॉन्ग ने उससे कहा कि अभी मुझे क्लास में जाना है, बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा, और वो चला गया। टैंग सॉन्ग के पास बार बार नारा की कॉल्स आती रही पर उसने रिसीव नहीं की। फिर उसे पता चला कि नारा ने खुदकुशी कर ली।
ये बात सुन तैंग सोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो उस जगह जाता है तो नारा का बैग और छाता पड़ा हुआ देखता है। मॉम, डैड और दोनों भाई रो रहे होते हैं। प्रेजेंट में तैंग सोंग रोते हुए कहने लगता है कि तब से मैं गिल्ट में जी रहा हूँ। अगर मैंने उस दिन नारा की बात सुन ली होती, अगर मैं बाहर ना गया होता तो शायद आज नारा जिंदा होती। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। आखिर नारा ने अपनी जान क्यों ली थी? चलिए ये दुख भरी कहानी भी जान लेते हैं। नारा को सन से एलर्जी थी, जिस वजह से उसे ज़्यादातर टाइम घर के अंदर रहना पड़ता था। उसकी वजह से मॉम डैड को भी अक्सर उसके साथ ही रहना पड़ता था। अपनी मॉम को तकलीफ में देखकर नारा और भी ज़्यादा अपसेट होने लगी थी, क्योंकि वो अपने ब्रदर्स और फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन साथ ही ये भी फील करती थी कि कहीं वो उनके लिए बोझ न बन जाए। यही चीज़ डिप्रेशन को इतना डेंजरस बनाती है कि अच्छे और प्यार करने वाले लोगों के साथ रहकर भी इंसान धीरे धीरे खुद को अकेला और बोझ समझने लगता है। तीनों भाई नारा को याद करके रो रहे होते हैं। तभी एक लड़की येलो छाता लेकर वहां पे आती है। एक पल के लिए तीनों भाइयों को लगा कि उनकी बहन नारा वापस आ गई। अब ये तीनों उसकी हर बात सुनेंगे, पर अफसोस अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये तो जिया है। जिया की शक्ल में तीनों भाइयों को नारा की झलक दिखाई दी। इसके हाथ में भी वही येलो अम्ब्रेला है जो कि नारा के पास हुआ करता था। किमिन उससे पूछता है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? जिया इस सवाल का जवाब नहीं देती। ये काफ़ी खुश है। वो हंसते हुए तीनों भाइयों को आइसक्रीम देकर वहाँ से चली जाती है। जिया का बदला हुआ बिहेवियर देख तीनों भाई लोग तो काफी हैरान से हो गए। रात काफी हो गई है और तीनों भाई अब तक घर वापस नहीं लौटे, जिस वजह से उनकी मॉम को बहुत चिंता होने लगती है। नारा के मरने के बाद मॉम को अपने बच्चों की ज्यादा फिक्र होने लगती है। पापा कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई काफी टाइम बाद साथ बैठे हैं। इन्हें अपनी बहन की याद आ रही है। किमिन कहता है कि नारा कैसे हमें बिना अलविदा कहे चली गई। आरिम कहता है कि क्या उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तैंग सोंग कहता है कि मैंने पूरा घर छान मारा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आधी रात को जब तीनों भाई चोरी चुपके से घर में आते हैं तो मॉम उन्हें पकड़ लेती है और बहुत डांटने लगती है। लेकिन तभी तैंग सोंग बोलता है कि मॉम, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। इसे बात करता देख माँ बाप तो खुशी के मारे रोने लग गए। आखिरकार इनका बेटा बोलने लग गया। इससे बड़ी खुशी इनके लिए और क्या होगी। अगले दिन जब जिया स्कूल जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलती है तो तीनों भाई नीचे गिर पड़ते हैं। दरअसल ये तीनों सुनने की कोशिश कर रहे थे कि जिया कहीं फिर से कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रही। जिया इनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, वो बस वहां से चली आती है। उसके बाद होता ये है कि तीनों भाई जिया को फॉलो करने लगते हैं। पहले तो तैंग सोंग इसका पीछा किया करता था, अब तो दो और भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। जिया इन्हें कुछ नहीं बोलती, वो स्कूल की तरफ जाने लगती है। मॉम उन्हें एक साथ देखकर खुश हो गईं। काफी टाइम बाद तीनों भाई साथ में जो स्कूल जा रहे हैं, ऐसा सिर्फ जिया की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जब चारों साथ में स्कूल पहुंचते हैं तो सभी क्लासमेट्स ये बात करने लगते हैं कि क्या ये तीनों जिया को पसंद करते हैं। ये बात सुनकर यूना फिर से जेलस हो गई। वो टीचर से बोलने लगी कि मैम, मैं अपनी सीट चेंज करना चाहती हूँ। जिया को पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था, इसी वजह से मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहती। क्लासमेट्स जिया के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी तैंग सोंग बोलता है कि टीचर, मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ। ये बात बोल के वो यूना के पास जाके उसे हटा के खुद जिया के पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। तैंग सोंग को बोलता देख सभी क्लासमेट्स हैरान से हो जाते हैं। ब्रेक टाइम में जिया तैंग सोंग से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करने के लिए सॉरी। इसकी ये बात सुन के तैंग सोंग तो मुस्कुरा देता है। तभी जिया नोटिस करती है कि तैंग सोंग के हेडफोन में तो कोई गाना ही नहीं बज रहा। जब वो इस बारे में उससे पूछती है तो वो जवाब देता है कि
ये मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि कोई मुझसे बात ना कर सके। इसकी ये बात सुन के जिया तो हंस पड़ती है, क्योंकि वो खुद भी यही टेक्निक यूज़ करती है। मतलब कि दोनों की आदतें एक जैसी हैं। अब तो तीनों भाई हर रोज जिया को फॉलो करते हुए स्कूल जाते हैं और साथ में ही घर वापस लौटते हैं। जहाँ जिया जाती है तीनों भाई उसके पीछे जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं ताकि जिया अकेली ना रहे। ये तीनों इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले तो जिया इरिटेट होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इनके साथ रहने लगती है। अब इसे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एट दी एंड ये चारों फ्रेंड्स बन जाते हैं और साथ में ही स्कूल आते जाते हैं। इमिन ठीक से रनिंग नहीं कर पा रहा। कोच उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है। किमिन जाके जिया से बोलता है कि प्लीज तुम यहाँ मत बैठा करो, तुम मुझे नर्वस कर देती हो। इसकी ये बात सुन जिया हैरान रह जाती है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। वहीं क्लास में मौजूद यूना, जिसने आरम से नोट्स लिए थे, उसमें से कुछ पेजेस फटे हुए हैं। मौके पे चौका मारते हुए जेलस गर्ल यूना जिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही पेजेस फाड़े हैं। आरम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम उस पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। यूना कहती है कि तुम लोग जानते भी हो कि जिया कैसी लड़की है, इसकी वजह से इसकी एक दोस्त मर गई थी, तभी तो इसे पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनकर सभी क्लासमेट्स शॉक्ड हो जाते हैं और वो बातें सुनाने लगते हैं। जिया बेचारी दुखी हो के क्लास से बाहर चली जाती है। टैंग सॉन्ग उसे रोकता है और पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या उसी वजह से तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी, बताओ सच क्या है। जिया बोलती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। टैंग सॉन्ग कहता है कि क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो मैं रिग्रेट फील करता रहूँगा, बाद में पछताऊंगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुमसे पूछता रहूँगा कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। दोबारा कुछ गलत करने का सोचना भी मत। जिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब जिया स्कूल से घर वापस जा रही होती है तो तभी उसके पुराने क्लासमेट्स उसे देख लेते हैं। ये तो इसे ढूंढ रहे थे। देखते हैं ये लोग जिया के साथ क्या करने वाले हैं। रात को जब जिया अपने घर पे होती है तो तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। लो जी, इसके पुराने क्लासमेट्स आ टपके। ये वही हैं जो पिछले स्कूल में जिया को बुली किया करते थे। लगता है कि ये फिर से इसे बुली करने आए हैं। जिया बेचारी इन्हें रोक नहीं पाती। ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और जिया को मारने लगते हैं। वहीं बाजू वाले घर में मौजूद तीनों भाई लेटे पड़े हैं। तभी इन्हें जिया के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या, ये तीनों बिना टाइम वेस्ट किए उसी तरह भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया के घर को इन बदमाशों ने तहस नहस कर दिया, सारी चीजें फेंक दी। तभी तीनों भाई दरवाजा जोर जोर से खड़काने लगते हैं और पूछते हैं कि जिया तुम ठीक तो हो ना, जल्दी से दरवाजा खोलो। इसी बीच पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। जिया चिल्लाने लगती है, लेकिन बुली गर्ल उसका मुंह बंद कर देती है। सायरन की आवाज सुन के पुलिस घबरा जाते हैं। उनमें से एक जब कांपते हुए दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है कि तीनों भाइयों ने असली पुलिस को नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने अपने फोन में पुलिस का सायरन बजाया था ताकि ये लोग डर जाएं। तीनों भाई घर के अंदर घुसते हैं तो बुली लोग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। किमिन कहता है कि मैं जिया का भाई हूँ, तू बता साले तू कौन है और मेरी बहन को बुली क्यों कर रहे हो। जब बुली लोग फिर से जिया के पास जाने की कोशिश करते हैं तो तीनों भाई जिया को प्रोटेक्ट करते हुए उनसे लड़ने लगते हैं। जिया चिल्ला के बोलती है कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो, आए थे जिया को बचाने और अब खुद मार खा रहे हैं। तभी आरम की मॉम वहीं पे आती है और बुली लोगों को जूते से पीटने लगती है। वो लोग घबरा के पूछते हैं कि अब आप कौन हैं। मॉम उन्हें गुस्से में कहती है कि मैं जिया की मॉम हूँ।
फिर तीनों भाई उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और इन्हें धमकाते हैं कि अगर दोबारा से तुम लोगों ने जिया को तंग किया तो हम ये वीडियो पुलिस को दिखा देंगे और तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। अब जिया अकेली नहीं है, वो हमारी फैमिली मेंबर है, इसे तंग करने का सोचना भी मत। आगे से यहाँ पे दिखाई दिए तो मार मार के तुम्हारा भरता बना देंगे, समझे। बुली लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फाइनली माहौल थोड़ा शांत हो गया। फिर मॉम जिया से कहती है कि तुम्हारा आज रात यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। मॉम इन सब के लिए मजेदार खाना बनाती है। जिया ये नोट करती है कि उसे नारा का प्लेट और मग दिया गया है क्योंकि इन भाई बहनों के प्लेट्स और मग्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। मतलब कि मॉम जिया को अपनी बेटी जैसी समझ रही है। खाना खाने के बाद तीनों भाई जिया को अपना रूम दिखाने ले जाते हैं। वहाँ पे जिया को तैंग सॉन्ग के कंपोजिंग नोट की कॉपी देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम गाने लिखते हो क्या। तैंग सॉन्ग जवाब देता है कि हाँ, पर अब नहीं लिखता। फिर मॉम वहीं पे आती है और जिया को नारा के रूम में चलने को बोलती है। काफी दिन के बाद मॉम नारा का रूम खोलती है और जिया को अंदर ले जाती है। मॉम काफ़ी इमोशनल है। वो जिया से कहती है कि आज रात तुम यहीं पे रहो। जिया कहती है कि आपको मेरे लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। मॉम जवाब देती है कि मेरे लिए यहाँ रहो, अगर तुम्हें इस तरह से जाने दिया तो मैं सो नहीं पाऊंगी, इसीलिए तुम आज रात यहीं पे सो जाओ। फिर मॉम उसे नारा के बारे में बताने लगती है कि मेरी तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत बेटी थी, वो सबसे छोटी थी, इसी वजह से उसका वज़न कम था। वो हमेशा बीमार रहती थी लेकिन फिर भी वो मेरा ख्याल रखती थी, पर अफसोस मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। फिर जिया मॉम को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पुलिस नशे की हालत में जिया के घर में जबरदस्ती घुस आए थे। तब उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। जब वो अकेली घर जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। पुलिस डर के वहाँ से भाग गए। जिया वहाँ पे अकेली थी जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम उस पर लग गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। प्रेजेंट में मॉम जिया को गले लगा के कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था। इसकी ये बात सुन के जिया काफ़ी इमोशनल होती है। मॉम इसे दिलासा देती है। अगली सुबह सब एक साथ नाश्ता करते हैं, सभी काफ़ी खुश हैं। नेक्स्ट सीन में जब जिया कचरा फेंकने आती है तभी तैंग सॉन्ग वहीं पे आ जाता है और म्यूज़िक कंपोजिंग कॉपी को गार्बेज में फेंक देता है। जिया उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तैंग सॉन्ग जवाब देता है कि जब मैं गाना लिख रहा था तब मेरी बहन मुश्किल में थी, मैं कैसे फिर से गाना लिख सकता हूँ, अब मेरा दिल नहीं करता। ये बात बोल के वो चला जाता है। रात को जब जिया इनके घर आती है तो भाई लोग डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लोग फिर से आ गए। जिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, दरअसल जिया तैंग सॉन्ग से मिलने आई है लेकिन वो घर पे नहीं है। आर्यम उसे तैंग सॉन्ग के पास ले जाता है। ये नारा की पसंदीदा जगह थी जहाँ पे वो अक्सर बैठा करती थी। उसके मरने के बाद अब तैंग सॉन्ग हर रोज़ यहाँ आके बैठता है। किम मिन जिया को बताने लगता है कि मैंने रनिंग छोड़ दी। नारा को धूप से एलर्जी थी, फिर भी वो हर दिन वहीं बैठ के मुझे चेयरअप करने आती थी, लेकिन नारा के मरने के बाद वो जगह खाली देखकर मैं कभी अच्छे से रनिंग नहीं कर पाया। जिया कहती है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे मना किया था कि मैं वहाँ ना बैठूं। किम मिन जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें वहाँ देखकर मुझे नारा की याद आती है, इसी वजह से मैंने तुमसे कहा। फिर जिया तीनों भाइयों को छत पे ले जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ अपनी जान लेने आई थी लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी, अब मैं जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि नारा भी तुम सबको खुश देखना चाहती है। ये बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। इन भाइयों के भी अपने सपने थे लेकिन अब इन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यू करना छोड़ दिया। नारा के जाने के बाद अब इनका दिल नहीं करता कि ये अपने सपने पूरे करें। तैंग सॉन्ग ने जो म्यूजिक कंपोजिंग कॉपी फेंक दी थी वो जिया ने उठा के अपने पास रख ली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो हैरान हो गई और तीनों भाइयों के पास जा पहुंची। तैंग सॉन्ग से बोलने लगी कि
क्या तुमने अपने कंपोजिंग नोट को ध्यान से देखा था? असल में नारा तुम सबके लिए इसमें गुड बाय मैसेज लिख कर गई थी जो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। जिया ने नोटबुक खोलकर दिखाया और कहा कि उस दिन नारा तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट का टिकट बाय करके लाई थी, वो तुम्हें देना चाहती थी। जब टैंग सॉन्ग नोटबुक देखता है तो वो इमेजिन करने लगता है कि काश उस दिन मैं रुक जाता और अपनी बहन की बात सुन लेता। नारा ने आगे लिखा था कि तुम्हारे लिखे गाने मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए लाई। मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। जिया उनसे बोलती है कि नारा भी यही चाहती थी कि तुम हमेशा गाने लिखते रहो। ये सब पढ़ के तीनों भाई बहुत रोने लगते हैं। इन्हें अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। नारा ने आरम के लिए भी मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम हमारे घर के सबसे अच्छे बच्चे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियो और हमेशा खुश रहो। नारा का संदेश पढ़ के आरम के दिल को सुकून मिला। वो करियर इंस्पिरेशन फॉर्म में लिखता है कि अब मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। उसके बाद आरम जिया के पापा के पास जाकर उन्हें बता देता है कि जिया उनकी बेटी है। ये बात मालूम होते ही पापा जी अपनी बेटी से मिलने स्कूल आते हैं। जिया उन्हें देख काफी खुश होती है। बाप बेटी का मिलाप करवा के आरम अच्छा फील कर रहा है। आज रनिंग कंपटीशन है कि मिन उसमें हिस्सा लेता है। नारा इसके लिए भी गुड बाय मैसेज लिख कर गई थी कि सॉरी भाई, मैंने हमेशा तुम्हें एक सिंपल पर्सन समझा, पर असल में मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सो तुम और ज़्यादा मेहनत करो, अपने सपने पूरे करो, खुश रहो। अपनी बहन की बातों को याद करके कि मिन का हौसला बढ़ सा गया है। ये तेजी से भागता है और कंपटीशन जीत जाता है। सबके सब खुश हैं। जिया ने इन सब की जिंदगी बदल दी। अगर इसने इन सबको नारा का संदेश ना दिखाया होता तो तीनों भाई कभी अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की कोशिश ना करते। आरएम, जिया और टैंग सॉन्ग चीयर अप कर रहे हैं। सबके लिए ये खुशी का मौका बन गया है। रात को नारा की मॉम अपनी बेटी की पुरानी वीडियो देखने बैठती है। नारा हमेशा अपनी मॉम से कहती थी कि वो अपना ख्याल रखे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी सेहत पर ध्यान दे। नारा ने अपनी मॉम के लिए एक प्यारा नोट भी लिखा था कि मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें और एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएं। मैं खुश हूँ कि आप मेरी मॉम हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने करीबी लोगों जैसे कि मॉम, डैड, बहन, भाई और दोस्तों के लिए वक्त निकालना चाहिए। उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए ताकि वो कभी अकेले ना हो। आज सबका बर्थडे है। मॉम तैयार होकर बच्चों के लिए केक लेने जाती है। वहीं पर जिया की मॉम भी केक खरीदने आई होती है क्योंकि आज जिया का भी जन्मदिन है। जिया अपनी मॉम से कहती है कि आप तो हमेशा मेरा जन्मदिन भूल जाती थी, आज कैसे याद रहा। उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो वो एक बहुत ही खूबसूरत समर का दिन था। सूरज इतना रोशन था कि मैंने तुम्हारा नाम समर रखा। मैं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी दिन की तरह रोशन और खुशी से भरी हो। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, मेरी जैसी ज़िंदगी मत जीना, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। मॉम की बातें सुनकर जिया समझ जाती है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिया सबके साथ मिलके अपना जन्मदिन मनाती है। काफ़ी साल बाद घर में खुशियाँ वापस लौट आई हैं। नारा भी यही चाहती थी कि सब मिलकर खुश रहें। उसने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ज़्यादा घूमो फिरो और हमेशा खुश रहो, और हाँ, एक ही लड़की को पसंद करके आपस में लड़ने मत लग जाना। सभी भाइयों ने नारा की बात मानकर एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग गए हैं। अगले दिन जब स्कूल में ब्रेक टाइम पर टैंग सॉन्ग और जिया साथ बैठे होते हैं तो तभी आरएम और किमिन आकर बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि टैंग सॉन्ग और जिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी आरएम बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। जिया बोलती है कि जो आखिर में कैंटीन पहुंचेगा वो सबको स्नैक्स बाय करके देगा।
ये बात सुनते ही सब कैंटीन की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये सब बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये ज़बरदस्त कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।